मूवी की कहानी फ्राइडे के दिन से शुरू होती है, जहां एंडी अजीब कारण से बेसमेंट में फ्रेश होते नजर आता है और बगल में पैसों से भरी बैग पड़ी होती है। पर उसके बेटी के बेसमेंट में आने पर वो उसे स्ट्रिक्टली अपनी माँ और उसके भाई जीक को बताने से मना करता है, जो जस्ट उनसे मिलने ऊपर आया है। पर लाख छिपाने के बाद भी जीक को भनक लग जाती है, पर जब तक वो उस तक पहुंचे भी एंडी तब तक फरार हो चुका होता है। और हमें जल्दी पता चलता है कि एंडी एक बैंक रॉबरी में इन्वॉल्व था, जिसके साथ एक एड नाम का बंदा भी शामिल है। अब एंडी पुलिस से फरार अपने लाइफ पार्टनर को कॉल करके अपडेट करता है कि उसे लूट के पैसे मिल गए और दोनों भी पैसे लेकर देश छोड़कर भाग निकलने के लिए सिमर्स लेक मिलने का तय करते हैं, जिसके तुरंत बाद हमें कोई चोट खाई लेडी दिखाई जाती है। वहीं यहाँ FBI एजेंट जीक को मजाक करते हुए बताते कि सिवाय एक लड़के के जो बिना कपड़ों के टहलते दिखाई दिया था, उन्हें रॉबर्स कहीं दिखाई नहीं दिए। पर अब उन्हें उसी बैंक लूट का ओनर, जो एक जज भी थे, मिस्टर डॉकिंस, मरे हुए मिलते हैं। इसके तुरंत बाद सीन फिर से उसी अनजान लेडी जो किसी के स्मारक को श्रद्धांजलि देते नजर आती है। वहीं एंडी प्लान के मुताबिक सिमर्स लेक पहुंच चुका होता है। यहाँ अब जीक और FBI एजेंट्स में बहस होने लगती है, क्योंकि जीक को अभी यकीन है कि उसका भाई रॉबरी में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए उन्हें एड पे फोकस करना चाहिए। पर FBI एजेंट्स को शक होता है कि एड ने ही मिस्टर डॉकिंस की जान ली, क्योंकि भागने से पहले उसने अपनी पत्नी को कह गया था कि वो एक आखिरी बिजनेस खत्म करके देश छोड़कर भाग निकलेगा, और वो बिजनेस शायद यही था। और एंडी भी जरूर उसके साथ है। जीक को FBI एजेंट्स के काम का तरीका पसंद नहीं आता, इसलिए वो उन्हें कम से कम केस की जानकारी देता है। वहीं वो अपने पार्टनर रीड को उनके पीछे लगाकर खुद एड के घर पर नजर रखने का तय करता है, इन केस वो अपनी पत्नी को मिलने का सोचे। और फिर से हमें वही लड़की उसके सामने कार थमते नजर आती है। आप सीन फिर से कट होकर एंडी की तरफ मुड़ जाता है, जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड वादे के मुताबिक उसे रिसीव करती है। पर कार के ट्रंक में पैसे रखते कोई तीसरा टैटूड मैन एंडी को वहीं ठोक देता है। अब मूवी फ्राइडे से थर्सडे की तरफ मुड़ जाती है। एक मिनट, फ्राइडे से थर्सडे कैसे हो गया? दरअसल मूवी रिवर्स टाइमलाइन में दिखाई गई है, इसलिए इसका पूरा प्लॉट रिवर्स्ड है। पर मैं इसे जरूर क्लाइमेक्स में सीक्वेंस टाइमलाइन में एक्सप्लेन करूंगा। सीन से एक दिन पीछे की घटना है। एंडी अब भी जिंदा है, जो उसी लेडी स्टेफ के घर आने पर हमें पता चलता है कि स्टेफ को भी रॉबरी के बारे में पता है, जो उसे बताती है कि लूट के पैसे मिस्टर डॉकिंस के पास है। एंडी को चमकता है कि ये तो होना ही था, पर वो ऐसा क्यों सोचता है वो स्टेफ को क्लियर नहीं करता। स्टेफ उससे बेधड़क कहती है कि उसे पैसे मिस्टर डॉकिंस से जबरदस्ती हासिल करने होंगे। हालांकि एंडी के लिए गन से किसी को डराना ये पहली बार है, पर वो आखिर क्यों चुपचाप मान जाता है हमें क्लाइमेक्स में पता चलेगा। उसके तुरंत बाद जब स्टेफ अकेली होती है, उसकी किसी जूते पर नजर पड़ने पर वो किसी की याद में खोने लगती है, और फिर हमें एक विस्फोट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ स्टेफ आयरन मशीन को टांगने की कोशिश कर ही रही होती है कि वो अनजाने में उस पर गिर पड़ता है, जिससे उसे गहरी चोट लग जाती है। इसके तुरंत बाद अब मिस्टर डॉकिंस को किसी का कॉल आता है, जिससे वो बहुत विनती करते नजर आते कि लूट के पैसे उनके यहाँ से ले जाने और उनका टेप उन्हें लौटाने के लिए। वहीं इस तरफ एजेंट्स को एक मोटेल रूम से क्रिस की लाश मिलती है, जो खुद भी लूट में शामिल था। उन्हें अब शक होने लगता है कि पैसों के लालच में एड ने शायद लूट के एक हिस्से को कम करने के लिए उसकी जान ले ली। हमें अब मूवी के प्लॉट का और बैकग्राउंड मिलता है कि कुछ साल पहले क्रिस और एड मेथ लैब का इलीगल बिजनेस चलाते थे, पर एक दिन अनजाने में मेथ लैब के विस्फोट में एड का बेटा एड जूनियर चल बसा, जिसमें क्रिस बुरी तरह से घायल हो जाने के कारण वो दिमागी संतुलन खो बैठा, पर एड बच गया। उसके बाद एड और क्रिस को जेल हो गई और एंडी ही दोनों का प्रोसिक्यूटर था। सबका मानना है कि एड ने एंडी को घूस देकर क्रिस और एड को 8 महीने के अंदर ही जेल से छुड़ा लिया। और स्टेफ ही एड की बीवी है, जो अपने बयान में बताती कि कुछ देर पहले एड घर पर आया था, जो उसे घायल करके देश हमेशा के लिए छोड़ने से पहले कोई आखिरी बिजनेस को अंजाम देने के लिए निकल गया। जो अब अगर हम फ्राइडे के टाइमलाइन की तरफ रोल बैक करते हैं, तो शायद मिस्टर डॉकिंस की जान लेना ही उसका आखिरी बिजनेस था, पर क्यों हमें आगे रिवील होगा। वहीं यहाँ मिस्टर डॉकिंस बहुत परेशान नजर आने लगते हैं, और इस गंभीर परिस्थिति में वो किसी को अपने घर पर आने की विनती करते हैं, जो उनका बॉयफ्रेंड निकलता है। और उसके बाथरूम में जाने पर एंडी लूट के पैसे हासिल करने के लिए धावा बोलता है। मिस्टर डॉकिंस उसे वार्न करते कि एड उसकी जान ले लेगा अगर उसने खुद के लिए पैसे रख लिए, पर एंडी बेड के नीचे से पैसे ढूंढ निकालता है। वहीं अब उसे सवाल आता है कि आखिर वो एड की इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं, पर एंडी को उनके बॉयफ्रेंड साथी का पता चलने पर वो सब समझ जाता है, जो मिस्टर डॉकिंस अब तक कोशिश कर रहे थे इसे सीक्रेट बनाए रखने के लिए। अब जब उनका पोल खुल गया, इस सीक्रेट को बनाए रखने में एंडी और उसमें हाथापाई हो जाती है, और एंडी अनजाने में मिस्टर डॉकिंस को शूट कर बैठता है। यानी कि फ्राइडे के टाइमलाइन में एड ने नहीं, बल्कि एंडी ने उनकी जान ली। और अब जब मिस्टर डॉकिंस का बॉयफ्रेंड अपनी जान बचाकर बिना कपड़ों के भाग निकलता है, करीबी स्टेशन एजेंट्स की उस पर नजर पड़ने पर हमें
फ्राइडे का टाइमलाइन का एक और गुत्थी क्लियर होता है कि उस दौरान एजेंट्स ने बिना कपड़ों के इसी को देखा था। इसके तुरंत बाद एंडी पैसे लेकर अपने घर के बेसमेंट में छिप जाता है और इस तरह ये गुत्थी भी सुलझ जाती कि फ्राइडे के टाइमलाइन में मूवी की शुरुआत में एंडी बेसमेंट में क्यों नजर आया था। और अब मूवी फिर से एक और दिन पीछे मुड़ जाती है जब क्रिस और एंडी लूट के ठीक बाद फरार थे। उन्हें लोकल रेडियो न्यूज से पता चलता है कि एड जीक को घायल करके पैसे लेकर फरार हो गया, पर एड क्रिस का जिगरी दोस्त उसके हिसाब से वो एक धोखेबाज नहीं है। पर एंडी के हिसाब से एड पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है और वो बेवकूफ है जो अब भी एड पर विश्वास कर रहा है। इस पर क्रिस को गुस्सा आने लगता है क्योंकि उस घटना में दिमागी चोट लगने के बाद से लोग उसे बेवकूफ बुलाने लगे जो वो जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। एंडी क्रिस को कार को ठिकाने लगाने और खुद एड के खोज में उसके घर के लिए निकल पड़ता है। वहीं स्टेफ क्रिस को कॉल करके अलग अपडेट देती है कि एड पैसे लेकर फरार नहीं हुआ बल्कि वो उनका एक मोटेल में इंतजार कर रहा है ताकि सभी पैसे स्प्लिट करके अपने अपने रास्ते निकल जाए। पर वो उसे किसी कारण से अकेला आने को कहती है, ये कहकर कि एड को एंडी पर भरोसा नहीं है। क्रिस बिना समय गवाए रात ढलने से पहले मोटेल पहुंचता है, पर एड को ना पाकर स्टेफ उसे बताती कि वो सभी के लिए फेक पासपोर्ट लाने गया है जो कुछ ही देर में लौटेगा। वहीं अजीब कारण से वो अब उसे सेड्यूस करने लगती है इवन दो उसके भी कारण उस घटना में उसके बेटे की जान गई। वहीं किसी कारण से मिस्टर डॉकिंस भी पहुंचते हैं जो दावा करते हैं कि एड और स्टेफ ने उन्हें यहाँ बुलाया, वो बस अपना कोई टेप लेने आए हैं। पर कमाल की बात यह कि अब स्टेफ क्रिस को बार बार उकसाने लगती है कि उस पर गलती से भी विश्वास ना करे और इस हड़बड़ी में मिस्टर डॉकिंस गलती से क्रिस को बेवकूफ कह जाते हैं जिससे क्रिस का माथा सनक जाता है और मुठभेड़ में मिस्टर डॉकिंस अनजाने में क्रिस को शूट कर बैठते हैं। स्टेफ अब मिस्टर डॉकिंस को ब्लैकमेल करके लूट के पैसे अपने पास कुछ दिन रखने के लिए कहती है अगर उन्हें वो टेप चाहिए तो, और अपने परिवार को भी कुछ दिन घर से दूर रखने का सलाह देती है। अब डर के मारे थराथर कांप रहे मिस्टर डॉकिंस अपने घर पहुंचकर पैसों को बेड के नीचे छिपा देते हैं जिसके बाद अब मूवी एक और दिन पीछे मुड़ जाती है जिस दिन एड बैंक को लूटने वाला है। यहाँ अब रिवील होता है कि एड 8 महीने जेल की हवा खाने के बाद उसे काम मिलना मुश्किल हो गया, इसलिए उसने स्टेफ के कहने पर बैंक लूटने का तय किया। वहीं स्टेफ के अनुसार उसने आज भी अपने बेटे को चाहे अनजाने में ही वो उससे हुआ हो पर उसकी जान लेने की जिम्मेदारी नहीं ली। स्टेफ के अपने बेटे पर ताना मारने पर उसका माथा सनक जाता है क्योंकि उसके अनुसार वो सब उससे अनजाने में हुआ। इनफैक्ट उसका कोई इरादा नहीं था अपने बेटे को मैथ लैब में लाने का, अगर वो उस दिन बिजी नहीं होती उसे स्कूल से पिकअप करने के लिए। यहाँ इनके बीच कड़वाहट तो वहीं एंडी के दिल में भी अपने परिवार के लिए जरा भी प्यार नजर नहीं आता। अब उसी सुबह जब एड मिस्टर डॉकिंस को कॉल करके उसी टेप के बदले ब्लैकमेल करता है तब हमें पता चलता है कि एड के पास उनकी उसी बॉयफ्रेंड के साथ रिकॉर्ड की गई टेप है जिसे मीडिया में एक्सपोज करने पर उनकी बदनामी होगी और वो सेनेटर के पद के लिए खड़ा नहीं हो पाएंगे, जिसके बदले एड उनसे उनके बैंक का वॉल्ट कोड डिमांड करता है क्योंकि आज ही रात उसका प्लान उनके बैंक को लूटने का है जो उन्हें मजबूरी में देना ही पड़ता है। उसी दिन बैंक में कैश जमा होने वाला होता है जिसकी निगरानी का जिम्मा आज जीक की होती है। वहीं आज जब तीनों लूट का प्लान फिर से गो थ्रू कर रहे होते हैं तब हमें एड के हाथ पर वही टैटू नजर आता है, यानी कि उस दौरान उसी ने एंडी की जान ली थी और शायद उसके साथ और कोई नहीं बल्कि स्टेफ ही थी। पर हालांकि लूट का प्लान स्टेफ का ही था, उसे अचानक से रियलाइज होता है कि शायद उसके बेटे को खोने की गलती एड की नहीं है। उसे एड को बैंक लूटने में मजबूर नहीं करना चाहिए, इसलिए उसे प्लान तुरंत कॉल ऑफ करने की विनती करती है। पर एड ऐसा नहीं करता क्योंकि उसके अनुसार अब वो बहुत आगे निकल चुका है अपने कदम पीछे लेने के लिए। अब यहाँ बैंक के वॉल्ट में कैश लोड करते दौरान मिस्टर डॉकिंस को पूरी खबर है कि आज रात उनकी बैंक लूटने वाली है, इसलिए वो इनडायरेक्टली एड को पूरी छूट देते हैं कि यदि यहाँ कोई लूट की घटना घटी तो वो बिंदास रॉबर्स को शूट कर सकता है और एज अ जज वो इंश्योर करेंगे कि उसे सजा ना हो। वो इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि एड के पास उनके बदनामी का सबूत है, वो जिंदा ही नहीं रहेगा तो फिर से उन्हें ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। पर जीक उनकी बातों को मजाक में लेकर अब गार्ड पर तैनात होता ही है कि एड और एंडी लूट के इरादे से बैंक में घुस आते हैं और जीक को बंदी बनाकर सीसीटीवी कंट्रोल यूनिट डिस्ट्रॉय करने के बाद एंडी दरवाजे पर पहरा देता है तो एड वॉल के पीछे लग जाता है। पैसे हासिल करके एड निकलने ही वाला होता है कि जीक पेपर बैग में छिपाए गन से उसे घायल कर देता है और अब जब स्टेफ भी बैंक में प्रवेश कर जाती है तब मूवी का क्लाइमेक्स रिवील होता है। दरअसल एड जूनियर का पिता एड नहीं बल्कि जीक है, क्योंकि कई साल पहले जब एड और स्टेफ के रिश्ते में कड़वाहट पैदा होने लगी थी उसके ड्रग बिजनेस के कारण, तब जीक और स्टेफ के बीच एक फिजिकल भूल हो गई और एड जूनियर उसी का नतीजा था। अपने इसी गलती के कारण स्टेफ उसे अलग होना चाहती थी, पर वो उनके रिश्ते को एक मौका देना चाहती थी इस उम्मीद में कि वो अब तो सुधरेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए उसे कभी पछतावा नहीं हुआ अपने बेटे को खोने पर। इसलिए बदला लेने के लिए दोनों ने ये सारा प्लान
प्लान रचा। एड के जॉबलेस का फायदा उठाते हुए स्टेफ ने उसे मजबूर कर दिया बैंक लूटने के लिए, और इसमें उसने डॉकिंस, क्रिस और एंडी को भी शामिल किया, क्योंकि उसके अनुसार वो तीनों भी एड जूनियर की जान के जिम्मेदार थे। एड और क्रिस के लापरवाही के कारण ही एड जूनियर की जान गई। एंडी ने पैसे खाकर एड और क्रिस को छुड़ाया, और एड ने मिस्टर डॉकिंस को उसी टेप के बदले ब्लैकमेल करके उन्हें मजबूर कर दिया उसे केस से बाइज्जत बरी करने के लिए, जिसके बारे में एंडी को भी पता था। इसीलिए उस दौरान वो शॉक नहीं था जब स्टेफ ने उसे कहा कि पैसे मिस्टर डॉकिंस के पास है। उसे तब ऐसा लगा कि एक्चुअली मिस्टर डॉकिंस एड को ब्लैकमेल कर रहा है टेप के बदले, और स्टेफ ने एंडी को सेड्यूस करके उसके साथ पैसे लेकर भाग निकलने का वादा करके लूट में शामिल करने के लिए मना ली। इसलिए स्टेफ के जोर देने पर एंडी मिस्टर डॉकिंस से पैसे निकलवाने के लिए आसानी से गन का प्रयोग करने के लिए भी तैयार हो गया, और बेवकूफ क्रिस एड के कहने पर ज्वाइन कर गया। इसीलिए अब हम जब रोल बैक करते तो हमें छोटे छोटे क्लू समझ आने लगते हैं, जैसे कि जेक ने जितना हो सके अपने पार्टनर और FBI एजेंट्स को केस से दूरी बनाई रखी, और क्यों उसी ने वॉल्ट को गार्ड करने के लिए वॉलंटियर किया। स्टेफ के भी सिर पर आयन गिरना दरअसल वो इंटेंशनल था, ताकि वो एजेंट्स को गुमराह कर सके कि एड उसे घायल करके भाग निकला, जिससे उनका शक उस पर ना बने कि लूट में वो भी शामिल थी। स्टेफ ने जानबूझकर दिमाग से कम क्रिस को अकेले मॉटल बुलाया, क्योंकि एंडी के भी वहां आने पर वो स्टेफ के चाल के बारे में समझ जाता। जी को भी अपनी भाई एंडी की दया नहीं आई इसमें फंसाने के लिए, क्योंकि उन दोनों के बीच वैसे भी कड़वाहट है, और वो उसे भी जिम्मेदार मानता है अपने बेटे की जान के लिए। उस दौरान जीक का रीड से बहाना करके कि वो एड के घर पर नजर रखेगा, वो दरअसल स्टेफ के साथ एंडी को मारने के लिए निकला था, और लूट से पहले स्टेफ का एड को लूट करने से पहले रोकना। हालांकि ये उसी का प्लान था। वो दरअसल एड का परीक्षा ले रही थी कि वो गलत काम छोड़कर अच्छा इंसान बनने के लिए तैयार है कि नहीं, पर उसमें वो बुरी तरह से फेल हो गया। पर वहीं अब जब जीक एड को वहीं ठोक देता है, और उसके तुरंत बाद खुद में कुछ इंजेक्ट करने के बाद स्टेफ उसके शोल्डर को गन से चोट करती है, तब उसके हाथों पर भी सेम टैटू देखने के बाद फाइनल क्लाइमेक्स रिवील होता है कि शुरुआत में एंडी को मारने वाला जीक ही था। इसलिए जब एंडी बेसमेंट में छिपा था, तब दरअसल जीक ने जानबूझकर एंडी को भागने दिया, ताकि प्लान के अनुसार वो उसे किसी सुनसान जगह मार सके। वहीं जीक का वो मेडिकल शॉट उसके कंधे के दर्द को नम करने के लिए था। पर मूवी में अब भी कई प्लॉट्स बाकी है, क्योंकि गन शॉट सुनाई देने पर दोनों डर के मारे भाग पड़ते हैं। वहीं ये दोनों एड की लाश को ट्रंक में डालकर लूट के साथ स्टेफ उसकी लाश ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ती है, और जीक फायर अलार्म ट्रिगर करके वहीं घायल का एक्टिंग करके पड़ जाता है। अपने पार्टनर रीड के आने पर वो झूठी कहानी बताता है कि एड ने उसे शूट करके पैसे लेकर एंडी और क्रिस के साथ भाग निकला। वहीं इस तरफ स्टेफ दूर किसी अनजान जगह एड की लाश को कार के साथ गाड़ कर पैसों के साथ उसी मोटल के लिए निकल पड़ती है, और यहाँ से वही सब घटना घटती है जो हमने अब तक मूवी में देखी, जहाँ एड और स्टेफ ये मिलकर साबित करेंगे कि एड, क्रिस और एंडी ने मिलकर बैंक लूटा। वहीं एड ने मिस्टर डॉकिंस की जान ले ली उसे जेल भेजने के लिए, और फिर क्रिस और एंडी की भी जान लेकर पैसों के साथ दूसरे देश कहीं फरार हो गया। अब अगर फिर भी आपको मूवी नहीं समझी तो मैंने इसे और भी डिटेल टाइमलाइन में समराइज किया है। अब व्यूअर्स के लिए एक आखिरी रिक्वेस्ट कि यदि आपको इस तरह की थ्रिलर मूवी चाहिए तो प्लीज कमेंट और वीडियो को लाइक करके जरूर वोट करें, क्योंकि ऐसी और भी कॉम्प्लिकेटेड थ्रिलर मूवीज मेरे लिस्ट में हैं, पर मेरे चैनल पे शायद ज्यादा करके फैंटेसी और साईफाई ही चलती है, इसलिए मैं उन्हें अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इसलिए प्लीज अपना वोट लाइक और कमेंट करके बताना ना भूले। और आज की वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।